जहां मलाई खानी है वहां आरक्षण, और जहां गोली खानी है वहां आरक्षण नहीं। विरोध मर्दों का होता है, ताली बजाने वाले लोगों का विरोध नहीं हुआ इस देश में। अच्छा नहीं है। फिर मीडिया को लेकर आपकी क्या राय है? मीडिया हमारे नाम पे टीआरपी बटोरती है जी। बिना हमारे उनका सब कुछ अधूरा है। दल की बात आई तो राजनीतिक दल से आपका मतलब क्या कहना चाहेंगे? कोई देखिए, जो हम लोगों की बात करेगा उसकी मजबूती से साथ देंगे, जो हमारा विरोध करेगा उतना विरोध करेंगे, कई पीढ़ियों को जमीन में गाड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं संजय सिंह पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ करणी सेना अध्यक्ष माननीय वीर प्रताप सिंह जी वीरू, जो कि आज हमारे साथ हैं, और उनके लेकर आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं कि करणी सेना के क्या भविष्य में उद्देश्य हैं और देश की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं और आगे क्या उनकी सेवाएं आगे रहेंगी। सो पहला ही क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिरकार वीरू जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि करणी सेना के भविष्य में क्या उद्देश्य रहेंगे? पहले तो संजय, आपको बहुत साधुवाद। आप इस घूमने वाले माहौल को ब्रॉडकास्ट तक लेके आए, उसके लिए गजेंद्र भैया को बहुत साधुवाद। और लखीमपुर की धरती पे आके आपके बीच हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में करणी सेना की रणनीति देश के ऊपर डिपेंड नेताओं के कार्यों पे सेंट्रलाइज है। अगर वो अच्छा करते हैं तो देन हमारा इंप्लीमेंट उनके साथ अच्छा होगा, और अगर वो भारत की अस्मिता, भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे सामाजिक कार्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और भारत देश के मान सम्मान में ठेस पहुंचती है, तो उनके खिलाफ भी एक मजबूत कार्य करने के लिए करणी सेना प्रतिबद्ध है। आज करणी सेना को लेकर अधिकतर ये प्रश्न रहता है कि भविष्य में उनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी भारत को लेकर? भारत के प्रति हमारे बाप दादाओं ने लाखों करोड़ों लोगों के गले को काटा और कटवाया है यहाँ पे, तो हमारे बाप दादाओं का बहुत नैतिक मूलभूत जिम्मेदारी रही है इस देश के उत्थान की। इस देश का नाम भारत हमारे बाप दादाओं के नाम पे है, इस धरा का नाम पृथ्वी हमारे बाप दादाओं के नाम पे है। हमारे बाप दादाओं का रक्त रंजित इतिहास इस देश में रहा है। हमने इस देश को समता मूलक समाज की स्थापना के लिए 568 रजवाड़े, 1.25 लाख जमींदारी, 3.5 लाख तालुकेदारी और 57 लाख एकड़ जमीनें दान करी हैं इस देश में। तो आप ये समझिए कि इस देश की नींव ही हमारे पूर्वजों और हमारे लोगों ने डाली है। तो देश की अस्मिता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पूर्वज प्रतिबद्ध थे, तो हम भी प्रतिबद्ध हैं। क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हर एक आदमी देश की अखंडता और देश के सर्वोच्च बलिदान के लिए तत्पर और तैयार है। मेरा अगला जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि राजपूत के स्वाभिमान को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? देखिए, राजपूत के स्वाभिमान और शौर्य की पराकाष्ठा इस देश ने देखी हुई है। अगर राजपूत के शौर्य और राजपूत के संघर्षों को देश को अगर इंप्लीमेंट करना है, तो देश में राजपूताना रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट, ये 3 देश की रेजिमेंट नहीं थी, ये राजपूत रजवाड़ों की खुद की सेनाएं थी, जो 1947 के बाद हमारे देश के रजवाड़ों ने इनको दिया है, क्योंकि देश के पास सेना नहीं थी। तो आप इन सब चीजों पे इंप्लीमेंट पे चर्चा करें। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्षत्रियों ने इस देश में दिया क्या। भाई, हमने मान सम्मान, स्वाभिमान, धन बल व्यवस्थाएं, अपना सरनेम, अपनी टाइटिल और अपना खून, अपना डीएनए दिया है देश को। तो अब लोगों को जानने की जरूरत है। तमाम लोग चर्चा करते हैं संजय, आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो चीजें देश के लोगों को नहीं पता है वो भी पता होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी जी का जूठा बेर खाया जी, तो वहां पे सवर्ण बनाम दलित हुआ था क्या? अगर कोई नेता जाके किसी के दलित के यहां भोजन कर लेता है तो उसको हाइप दिया जाता है टीआरपी में कि फलाने मंत्री जी, फलाने सांसद जी आज दलित परिवार में गए। आज के 5000 साल पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब दलित महिला के यहां जाके उनकी जूठी बेर ने उनके प्रेम की बेर को खाया, सत्य, तो उस भारत के बनाए गए वर्चस्व की चर्चा क्यों कोई नहीं करता है? करना चाहिए। क्या मतलब जो करणी सेना है वो अपने आप को एक राजनीतिक संगठन मानती है,
या इस पर आपकी कोई विभिन्न टिप्पणी है तो मुझे। देखिए, मैं ऑनेस्टली एक बात कहना चाहता हूं संजय जी। और मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, झूठ नहीं बोलता हूं। जी। तो बहुत सीधे सीधे बात करूंगा कि राजा जिस नीति को बनाता था उसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति शब्द की डिफिनेशन है। राजा जिस नीति को बनाता था उसी को राजनीति कहते थे और इतिहास गवाह है कि हमारे बाप दादा ही राजा थे। जी। तो ये हमारी बनाई गई नीति है जो अन्य लोग इंप्लीमेंट करके हमारे अगेंस्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर देश के लोग सवर्णों के प्रति उनकी सोच नहीं बदलेगी तो नो डाउट करणी सेना पॉलिटिक्स और राजनीति में इंटरफेयर करेगी और बहुत मजबूती से करेगी। और मैं ऑनेस्टली आपके चैनल के माध्यम, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा 2027 में करणी सेना एक तीसरा फ्रंट बनके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रहेगी और 2029 में देश की राजनीति में एक्टिव आपको मिलेगी। हम 400 के मोदी जी के घोड़े को 240 पे लेके आए हैं। ये करणी सेना की लड़ाई थी, समाज की लड़ाई थी। तो जिस तरीके से बार बार एक अलग अलग तरीके का कानून, अलग अलग तरीके का इंप्लीमेंट, अलग अलग तरीके का मैनिफेस्टो इस देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ऑनेस्टली मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग मजबूती से आ रहे हैं राजनीति में और 100% आएंगे। हमारे बाप दादाओं की राजनीति रही है। ये अक्सर एक दोष लगाया जाता है कि करणी सेना जो है वो एक पुरुषों का संगठन है। क्या भविष्य में महिलाएं उसमें अग्रसर होंगी या अभी हैं इसमें कुछ? मातृशक्ति के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? आप भी एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं संजय। ये शब्द उनके लिए शोभा देता है जिनको पता ही नहीं हो। 16,000 छत्राणियों ने जौहर किया, एक बार नहीं 3-3 बार जौहर किया है। हम भी किसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, गर्भ से पैदा हुए हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं नालायक बेटा हूं, मेरे घर की बहू बेटी को मेरे मान सम्मान की लड़ाई लड़ने पड़ेगी। क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मैं दूसरों की सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे घर की बहू बेटियों की सम्मान की लड़ाई मुझे लड़ना पड़ेगा। अगर मेरी लड़ाई मेरे घर की महिलाएं लड़ेंगी तो मुझे मर्द होने में कहीं ना कहीं अब मुझे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं पैदा ही हुआ हूं क्षत्रिय कुल में, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। गाय, विधवा, बालिका, मंदिर, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए क्षत्रिय आया है। क्षत्रिय तो लड़ाई है देश के लिए। आपके अनुसार क्षत्रिय की परिभाषा क्या होनी चाहिए? मेरे एक शब्दों में, जो देश के लिए अपना सर्वोच्च दे दे और सर्वोच्च बलिदान दे, वही है क्षत्रिय। आजकल जो आपको मैं बताऊं जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, आरक्षण एक है ना, सब्जेक्ट है। 10 साल के लिए इस देश में इंप्लीमेंट हुआ था 1950 से 1960 के लिए। 10 साल के लिए आरक्षण प्रणाली लागू हुई थी कि 10 साल जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए इस देश में आरक्षण प्रणाली लागू किया जाए। और उससे एक स्टेप बैक में आऊंगा। इस पूरे यूनिवर्स, पूरे धरती पे 193 कंट्री हैं। 206 थी, अब 193 हैं। 193 में केवल 2 देश थे, बांग्लादेश और भारत। 2019 में बांग्लादेश में आरक्षण खत्म हो गया। इस पूरे धरती पे इकलौता देश है भारत जिसमें आरक्षण है। आरक्षण का विरोध मैं नहीं करता हूं, लेकिन आरक्षण किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है उसका विरोधी जरूर हूं। अगर आरक्षण पे बात आई है तो आप यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं अभी, ये तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे। अच्छा, कि आप इसके अगेंस्ट क्या? मैंने कहा ना कि आप इंप्लीमेंट पे बात करते हैं ना, कि जब इस देश में युद्ध लड़ा जाता है, मलाई खाने के लिए नौकरी में, पढ़ाई में, प्रमोशन में आरक्षण है। हर जगह कास्टिज्म में आरक्षण है, लेकिन आर्मी में और सेना में आरक्षण क्यों नहीं है? आज तक आरक्षण नहीं है। जहां मलाई खानी है वहां आरक्षण, और जहां गोली खानी है वहां आरक्षण नहीं। मतलब हम पैदा हुए सवर्ण जाके गोली खाने के लिए। आपके अनुसार आरक्षण किस तरीके से होना चाहिए? आरक्षण भी वहीं सेना में भी दो ना भाई। अच्छा, सियाचिन के माइनस के 50, 55, 60 डिग्री टेम्परेचर में जाके लड़ो ना भाई। डोकलाम के माइनस के 60 डिग्री टेम्परेचर में जाके लड़ो ना भाई। सही है? जो शहीद होते हैं जात पूछ के, धर्म पूछ के, वहां भी आरक्षण लगाओ ना भाई, करो ना। ये इंप्लीमेंट करने की जरूरत है देश में। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस देश के बनाए गए संविधान का दोहन किया जा रहा है। जब 10 साल के लिए आरक्षण था जी, तो आज 75 साल तक लगातार उसमें बार बार इंप्लीमेंट करके 193 चेंजेस किए गए संविधान में। अब तक 193 चेंजेस करके संविधान के तमाम अमेंडमेंट को चेंज किया गया। लेकिन ये 10 साल के लिए बनाए गए संविधान में आरक्षण की प्रणाली को अब तक क्यों चलाया जा रहा है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अधिकतर जब भी विरोध प्रदर्शन होते हैं तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है क्षत्रिय संघ को लेकर? आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आप करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखो, विरोध हमेशा अच्छे कार्य का हुआ है।
विरोध मर्दों का होता है, ताली बजाने वाले लोगों का विरोध नहीं हुआ इस देश में। आप अच्छा काम करेंगे तो आपका विरोध झेलना फर्ज बनता है, और जिस चीज का विरोध नहीं तो समझो अच्छा नहीं है। फिर मीडिया को लेकर आपकी क्या राय है? मीडिया हमारे नाम पे टीआरपी बटोरती है जी। बिना हमारे उनका सब कुछ अधूरा है। क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के? मैं तो कहूंगा ना कि भाई आप देश के चौथे स्तंभ हैं जी। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, मूलभूत सुविधाओं से लैस इस देश का मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो एक लोगों को विलन के रूप में प्रमोट करता है और एक लोगों को हीरो बनाता है। तो हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो जो हीरो रहे हो उनका डीएनए हीरो का है। इस पे भी मीडिया को डिबेट करने की जरूरत है और चर्चा करने की जरूरत है। हम देश के लिए लड़े हैं। हम तो कहते हैं बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, उसमें कोई क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य पे अत्याचार नहीं हो रहा है, सब SC ST समाज पे अत्याचार हो रहा है। चले जाएं लोग युद्ध लड़ने। मैंने डे 1 कहा था, देश के गृह मंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी हुई है कि अगर आपके पास सेना कम है, ऑनेस्टली मैं कहता हूं, मैं करणी सेना का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, देश का एक नागरिक होने के नाते और बाई कास्ट क्षत्रिय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं देश के गृह मंत्री को मैंने चिट्ठी लिखा कि अगर आपके पास सेना कम है तो करणी सेना अपनी व्यक्तिगत लड़ाई जाके लड़ेगी। आप बस आदेश करो, आप एक कमिटमेंट जारी करो कि बांग्लादेश की लड़ाई करणी सेना लड़ेगी। 24 घंटे में बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाएगा। ये भी बहुत मजबूती से कह रहा हूं। बांग्लादेश एक यानी कि विदेश का मुद्दा हो गया। भारतीय में भी देखा जाए बहुत सारे हिंदू जो है गरीब तबके के हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देश की तमाम योजनाएं जो 75 साल से आरक्षण के नाम पे लगाई जा रही हैं, और देश के जितने नेता, जितनी पार्टियां, जितने भी ताकतवर लोग हैं, सब वही गरीबी हटा रहे हैं, 75 साल से हटा नहीं पाए। फिर भी एक बात आपको बताना चाहेंगे, मेरे एक बहुत ही करीबी जो मीडिया पर्सन है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि संजय, अधिकतर हम लोग जब भी बांग्लादेश में कुछ भी होता है हम उसको देखते हैं, हाईलाइट हो जाता है मैटर जो भी है, लेकिन हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे हिंदू जिनको पानी की, पीने की व्यवस्था नहीं है और रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है, उनको लेकर हमारी सरकार की कोई नीति, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? यार मैं बताऊं आपको, बहुत संजय देखिए, इसको आपको डीपली अध्ययन करने की जरूरत है। जिसने आपसे कहा उसको कुछ नहीं पता है। अच्छा, उसको पता ही नहीं है। आप ये बताइए, 80 करोड़ लोग इस देश में फ्री का राशन खा रहे हैं, तो पहले जमीनी हकीकत पे आप आके देखो जी। 80 करोड़ में से कितने लोग जायज ले रहे हैं, कितने लोग नाजायज ले रहे हैं, इस पे आप चर्चा करो ना। और आप बताओ ना, बिना पानी के कौन मर रहा है भाई? भूख, जब 80 करोड़ लोग फ्री में राशन खा रहे हैं, या तो सरकार की योजना फेल है, सरकार फेल है, या तो राशन बांटने वाले लोग फेल है, पूरा विभाग फेल है, या तो आपके मीडिया के लोग सही हैं। कहां मरे कोई भुखमरी से? भुखमरी से कहां मर रहे हैं बताए ना मुझे, कोई डेटा दे, मुझे डेटा पे बात करे कोई। अच्छा, या तो सरकार को बदनाम करने की योजना है, या तो भारत को बदनाम करने की योजना है, या तो उस मीडिया पर्सन को चैनल पे चलाना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा भाई, चैनल पे अमिताभ बच्चन की पोती की चर्चा होती है, सलमान खान के हेयर ट्रांसप्लांट पे चर्चा होती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। मीडिया पे तो मेरा कंसंट्रेशन जो है ना दूसरे तरीके से है। अब आपको मैं बताऊं, कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो स्नान में भगदड़ मची कि नहीं मची, उसकी सीबीआई जांच मीडिया करती है, मीडिया ट्रायल करती है। मीडिया ट्रायल के चक्कर में कितने लोगों का परिवार बर्बाद हो गया। मीडिया अफलेटेड होती है बड़े व्यवस्थाओं से, मीडिया सेल्फ नहीं है। यहाँ पे मीडिया बधी हुई है, मीडिया व्यवस्थाओं में डूबी हुई है। और आपको मैं बताऊं, जो लोग चैनल पे बैठते हैं, एक कार्यक्रम करने का लाखों रुपए फीस ले रहे हैं जी। तो आप समझ के देखिए, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के यहाँ पे इन लोगों को प्रसार की सामग्री बांटी जा रही है, मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, मीडिया हाउस बोला जाता है आज के टाइम में। राइट। आप समझिए, हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर है मीडिया का। तो इस देश में मीडिया अपनी विचारधारा पे नहीं है, मीडिया लोगों और उद्योगपतियों और व्यापारियों की विचारधारा की है। राजनीतिक दल की बात आई तो राजनीतिक दल से आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? कोई देखिए, जो हम लोगों की बात करेगा उसकी मजबूती से साथ देंगे, जो हमारा विरोध करेगा उतना विरोध करेंगे, कई पीढ़ियों को जमीन में गाड़ देंगे। लीडर कौन रहा है? हमेशा लीडर का नाम रहा है। पहली बार अमेरिका ने जब चंद्रयान भेजा तो किसने बनाया उस पर चर्चा नहीं होती है, किसने पहला पैर रखा उस पर चर्चा होती है। तो उस पर आप बात करिए मुझसे, अब हकीकत पे चर्चा करिए। देखिए, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। हमारे बाप दादाओं का जो पीली पट्टी पे तहसील पे लिखा हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जाइए लिस्ट पढ़िएगा आपने पलिया तहसील पे, आपको समझ में आ जाएगा कौन लोगों ने आजादी दिलाई है, किसने सर्वोच्च बलिदान दिया है। और सुनिए, जब शहीद होते हैं 10 बॉडियां आती है ना, तो उसमें 8 सवर्णों की बॉडियां होती हैं। इसमें चर्चा करे देश, क्यों नहीं करता भाई?
नहीं, आपकी हर बात से जायज है, लेकिन मैं जो यहाँ बात रख रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं कोई भड़काऊ बात करूं आपसे। मैं मेरा भड़काऊ बात, आप जो आपकी पूछोगे मैं उस पर बात नहीं, करूंगा आपसे। आपकी मैं हर एक प्रश्न पे राय लेना चाहता हूँ, मेरा हाँ ये। और पढ़ने की बात यहाँ पे होती नहीं है। सीधा मुद्दा यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगी, भविष्य में आप करणी सेना को कहाँ देखना चाहेंगे और करणी सेना भारत के लिए क्या योगदान करेगी? करणी सेना देश के सर्वोच्च कार्य में योगदान करेगी और जो देश के खिलाफ काम करेंगे उन पे लठ बजाने का काम करेगी। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आपको। कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन, मतलब मैं एक्सप्लेन का मतलब है जो देश हित की बात करेंगे उनको प्रमोट करेगी और जो देश को दबाने का काम करेंगे उन पे लठ बजाएगी। हमारे लिए देश प्रथम रहा है। हमारे बाप दादाओं ने अपनी जवानियां खपाई हैं। ये देश की आजादी हमारे बाप दादाओं के गले कटे हैं, उस धड़ पे डाली गई इस नींव को हम लोग बचाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए कोई संदेश आपका? देखिए, जिस देश का युवा जागृत हो जाता है वो देश जागृत हो जाता है। युवाओं को हमेशा ये कहेंगे कि ये देश की आजादी युवाओं के संघर्षों से मिली है, युवाओं के सर्वोच्च बलिदान से मिली है। आज भी जितने देश में हमारे युवा जाते हैं, शहीद होते हैं, उनके बलिदान से देश बचा हुआ है। तो युवाओं को देश हित की पे चर्चा करने की आवश्यकता है। आपका देश रहेगा। मैं तो ऑनेस्टली कहता हूं कि जो अपने देश का नहीं वो अपने कभी बाप का नहीं हो सकता। जो राष्ट्रवादी नहीं है वो कभी अपने माँ बाप का नहीं हो सकता। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। तो युवाओं को मैं ये कहूंगा कि राष्ट्र के उन्नति और उत्थान पे बात करें। एजुकेशन को लेकर आपका क्या छवि है जो इतिहास में हमें? हाँ, एजुकेशन इतिहास वाला नहीं बताना है। जो आज चल रहा है एजुकेशन, यूजीसी लाया गया है। हाँ, नहीं, मेरा सीधा जो बात मैं रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इतिहास को लेकर रखना चाह रहा हूँ। जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सारा सही है? एकदम लेफ्ट द्वारा बनाया गया इतिहास, जो हमारे 0% इतिहास को 100% इतिहास को 0 पे लाता है। 1950 से लेके 1963 तक इस देश में मुल्ला छाप लोग मिनिस्टर थे एजुकेशन। उन्होंने सबको अकबर महान, बाबर महान, हुमायूं महान, ये सब साले भगौड़े थे, पकड़ के आए थे दूसरे देशों पे, लुटेरे थे, डकैत थे, इनको महान यहां बताया गया। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? हमारे देश में बप्पा रावा, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का इतिहास है कि इन लुटेरों का इतिहास है? ब्रिटिश को लेकर आपकी कोई ये सब लुटेरे थे, हमारे देश को लूटे हैं। हमारे देश की सोने की चिड़िया कही जाने वाले देश को लूट के इन्होंने अपने खजाने को भरा है। ये जो लंदन में म्यूजियम रखे हुए हैं उसमें 90% जितनी अच्छी चीजें हैं वो हमारे देश से लूट के लेके गए हैं। सब हमारे देश का कोहिनूर लेके गए। अगर पीछे मुड़कर जीवन में आपको मौका मिले कुछ बदलने, कुछ निर्णय लेने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? अपने देश में जितने गद्दार हैं उनका इलाज करेंगे। मौका मिलेगा तो जितने शुरू से गद्दार रहे हैं और आज तक जितने गद्दार हैं उनका इलाज करने का काम करेंगे। क्षत्रियों को क्या चाहिए यार? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल हमारा देश चाहिए। देश हम राष्ट्रवादी कौम हैं जी। हमें ही कहा गया राष्ट्रवादी कौम। हम राष्ट्र के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वजह मैं आपको बता दूं। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को आपके पास खुद का भारतीय रुपया था क्या? आपका था कुछ? आपका रिजर्व बैंक था? आपका भारतीय रुपया था? आपको पता है रुपया कैसे छापा जाता है? आप ही बता दीजिए। रुपया बनता है उस वैल्यूएशन का गोल्ड रखा जाता है गिरवी। 3000 टन रिजर्व बैंक में भारत सरकार ने गोल्ड गिरवी रखा है। और 3000 टन सोना किसका है? सरकार का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों से जाके सोना मांगा है कि राजा साहब आप लोग सोना दे दीजिए, नोट छापना है। और राजपूत रजवाड़ों ने इतना सोना दिया कि तब $1 $2 के बराबर था। ये दिया है हमने देश को। आज डॉलर बढ़ता जाए ये सुनो, ये 3000 टन सोना जो है भारत सरकार का नहीं है, ये हमारा है। और सुनो, 57 लाख एकड़ जमीन जिसमें विधानसभा, लोकसभा या तमाम कार्यालय खोल के हमारे खिलाफ कमिटमेंट लाते हैं, वो हमारी जमीनों में बना हुआ है। हमने दान किया है देश को। देश के पास था क्या कुछ? जब देश आजाद हुआ जमीनें थी क्या? जमीनें हमारे पास थी, हमने दान किया है। हमने आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में दिया है। हमारी जमींदारी और हमारे रजवाड़ों को कोई ले सकता था क्या?
हमने दान किया है। एक बार कहा गया कि आप जितने राजपूत रजवाड़े जमींदार हैं और तालुकेदार हैं, ये देश के हित के लिए एक हो जाएं, दान हो जाएं, खत्म कर दें अपने आप को। हमने अपना वजूद मिटा दिया। और क्या चाहिए भाई? बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो क्षत्रिय वंश से अपने आप को बिलोंग करते हैं, क्या ऐसा सत्य है? देखिए मैं ये बताऊं, ये तो डीएनए जांच का विषय है यार। जी, डीएनए इतना सस्ता भी तो नहीं है जो सबको जांच हो जाए। भाई हमको नहीं कराना है, जिसको बनना है वो कराए। अच्छा, आरक्षण भी चाहिए उन लोगों को? भाई जिसको बनना है वो अपना कराए। हम तो हैं, हमारा डीएनए है, हमको कराने की जरूरत नहीं है। जो बन रहे हैं छत्री, वो अपनी सर्टिफिकेट लेके आए, वो जाए अपना जांच वांच करवाएं। अच्छा, 5-10 साल में करणी सेना को आप कहाँ देखना चाहेंगे? मैंने कहा ना, 5-10 साल में हम लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में रहेंगे, आज भी हैं। 5 साल 10 साल बाद इस स्थिति में रहेंगे कि कुर्सी पे कौन बैठेगा तय किया जाएगा। और यहीं पे बैठ के आपके बीच कह रहा हूं, अब देखिएगा ये होगा। जनता देख रही है आपको? हाँ एकदम, जनता जानती है कि वीरू सिंह ने कहा उस पर इंप्लीमेंट होगा। शिक्षा और रोजगार को लेकर करणी सेना की क्या नीति? देश इस पे चर्चा करे, करणी सेना का विषय नहीं है, ना शिक्षा का ना रोजगार का। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, जब मुझे रोजगार मिला ही नहीं तो इस पे मैं क्या चर्चा करूंगा? मैं विशुद्ध रूप से बेरोजगार हूं, तो बेरोजगार आदमी रोजगार पे चर्चा करे। ऐसे अंधा आदमी खूबसूरती की चर्चा करने लगेगा फिर। तो मैं तो सामाजिक अंधा हूं, फिर मुझे तो नौकरी नहीं मिली, तो मैं क्या चर्चा करूंगा इस पे? देश चर्चा करे, जो सरकार में है वो लोग। देश की बात है तो देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? देशवासियों के लिए ऐसे लोगों को आप सत्ता में लाइए, ऐसे लोगों का जो जात धर्म मत मजहब से उठ के राष्ट्र की बात करे, जो टैलेंटेड लोगों की कद्र करे, जो पढ़े लिखे लोगों को इंप्लीमेंट करे, हकीकत में उनको कहीं ना कहीं स्थापित करे जो उस पर डिजर्व कर रहे हैं। ऐसे लोग थोड़ी ना कि हमारे पिताजी फलाने थे तो हम ही को मिलेगा। इसका मतलब हमारे पिता राजा थे तो हम ही तो राजा रहेंगे। लेकिन हमने रजवाड़ा छोड़ दिया, हमने जमींदारी छोड़ दी। हमारे पिताजी जमींदार थे, हम भी जमींदार थे, हम भी जमींदार थे। हमारे पिता हमारे बाप दादा थे, हम है क्या जमींदार? लेकिन आज समय यह है कि पिताजी का वंशवाद चल रहा है। क्षत्रिय हमेशा वंशवाद का विरोधी रहा है, आप समझिए। मैंने कहा ना, अपने छोटे से कार्यकर्ता को भी क्षत्रियों ने राजा बनाया है, यह इतिहास जानता है। इस पे चर्चा किया जाएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी और बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि राजा का बेटा राजा ही बना है। इतिहास की अगर बात आती है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जितना राजा बना है ना, अगर पिता से बड़ा करेक्टर नहीं हुआ तो बताइएगा। राणा कुंभा, ठीक है, फिर राजा उदय, फिर राजा महाराणा प्रताप, इन लोगों का आप रूटिंग देख लीजिए, सब एक से एक बहादुर रहे हैं। अब ये थोड़ी ना कि पिताजी मुलायम यादव फिर अखिलेश यादव ठाए ठाए फिस, ये तो रहा नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक सम्मान के लिए आप कैसे संतुलन मिलाएंगे? इनको क्या? अभिव्यक्ति की आजादी देश के संविधान में दिया गया है, लेकिन हमारे जात को कोई गाली दे, उन पे कोई केस नहीं। हम किसी को जात का नाम ले लें, हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। यही अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में यहाँ के संविधान और यहाँ के लोगों के माध्यम से रखी गई है। आपके अनुसार अगर संविधान में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं भारत का जो मूलभूत संविधान था जी, उस पर चर्चा करूंगा। फिर मोडिफाइड संविधान पे चर्चा नहीं करूंगा। मॉडिफाइड संविधान से आप क्या कहना चाहिए? मोडिफाइड जो संविधान की प्रारूप बनी, आप संविधान के प्रारूप को पढ़ो ना भाई, आप संविधान पढ़े हो जी। संविधान की जो मूल प्रतियां उस पर चर्चा होने की जरूरत है। 193 तरीके कमिटमेंट लाने के बाद की चर्चा नहीं होनी है जी। संविधान में 200 से बार चेंजेस हो चुके हैं। जी जी। फिर आप क्या चर्चा करोगे? आपके अकॉर्डिंग देखा भाई जो सरकार आती है अपने हिसाब से संविधान में चेंजेस करने लगी। लाभ हान, जातियों को लाभ हान नुकसान फायदा देने के लिए तमाम कमिटमेंट चेंज किए गए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक कमिटमेंट बेकार है, देन उसके खिलाफ दूसरा कमिटमेंट नया तैयार कर दिया जाता है। तो उस पर क्या आप चर्चा करोगे और मैं क्या चर्चा करूंगा? आप और मैं उस लायक नहीं हूं। हाँ, भविष्य में अगर ईश्वर उस लायक पहुंचाएगा, मातेश्वरी की कृपा रहेगी, तो देश को एक करने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ा जाएगा। देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई एक संदेश जो उनके लिए कारगर हो? अपने माँ पिता से बहुत प्रेम करो, अपने परिवार को प्राथमिकता दो, समाज को प्राथमिकता दो और देश को प्राथमिकता दो। धन कमा लेने से
आप सभ्यताओं परंपराओं को खोगे। अगर आप धन कमाएं और सभ्यता परंपरा बचा के रखें तो आप महान हैं। और जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान ना करे उस इंसान का पैसा रुपया सब बेकार है। तो मैं युवाओं से कहूंगा कि अपने घर के बुजुर्गों के प्रति आपका डेडिकेशन बढ़ना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत सारी बातें भैया से और बहुत सारे प्रश्नों का हमें जवाब मिला। ये पॉडकास्ट कोई राजनीतिक चीजों को उपद्रव में लाने के लिए नहीं है। बहुत सारी जो जानकारी हमें नहीं थी इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने आप तक पहुंचाई। जुड़े रहिए संजय सिंह के साथ और देखते रहिए। नमस्कार, मैं संजय सिंह। बहुत धन्यवाद संजय।